हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगा मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी जिसका नाम है दो बैलों की कथा। मेरा विश्वास मानिए बहुत ही कमाल की कहानी है। इंसानों और जानवरों के बीच का जो प्रेम दिखाया गया है या फिर जानवरों और जानवरों के बीच का जो प्रेम दिखाया गया है, दोनों ही बहुत ही कमाल के हैं। तो चलिए बिना विलंब किए कहानी को शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं गधा। गधा सचमुच बेवकूफ है या फिर उसके सीधेपन ने उसको ये पदवी दे दी है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गायें, ब्याई हुई मतलब जो माँ बन चुकी हैं, ब्याई हुई गायें तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और ना ही कभी देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखती। वैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल मतलब उछल कूद, पर हमने तो कभी उसे खुश होते नहीं देखा। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण थे वो सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर और कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत सही बात कही है प्रेमचंद्र साहब ने कि कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। उनको अमेरिका में क्यों घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बेचारे बदनाम हैं। कहा जाता है वो जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। बताइए, विचित्र बात है। अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में लाकर खड़ा कर दिया। ये जिक्र हो रहा है 1905 में जापान ने अटैक किया था रशिया के ऊपर, और ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई एशियन कंट्री ने यूरोपियन पे अटैक किया हो एंड देन जीत भी गए हों। उस दिन के बाद से लोगों ने जापान को हल्के में लेना बंद कर दिया था। तो उसी बात का जिक्र किया है यहाँ पर प्रेमचंद साहब। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है जो उससे थोड़ा कम ही गधा है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया गाय का जो फीमेल बेबी होता है उसको बछिया बोलते हैं, और जो मेल बेबी होता है उसको बछवा बोलते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है, क्योंकि बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं। अतएव इसलिए उसका स्थान गधे से नीचे है, बेवकूफी में। अब असली कहानी शुरू होती है। झोरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। हीरा मोती दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझा जाता है हम कह नहीं सकते,
अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति होगी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ऐसी कोई शक्ति जरूर है उनमें। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। मतलब जैसे ही दोस्ती थोड़ी गहरी हुई, दोनों थोड़ा सा सींग लड़ा लेते हैं, दूसरे को पोक कर देते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे मतलब गाड़ी में आगे लगा दिए जाते थे कुछ काम करने के लिए। दोनों गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस वक्त हरेक की चेष्टा यही होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। कमाल की बात है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ ही में नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। नांद होता है वो पात्र, बर्तन जिसमें जानवरों के लिए खाना, चारा डाला जाता है। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। उन्होंने समझा मालिक ने हमको बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को, झूरी का जो साला था उसका नाम था गया, गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। पगहिया बोले तो वो रस्सी जिससे हम जानवर को बांधते हैं, जैसे कुत्ते के गर्दन में बांधी जाती है। मारता तो दोनों सींगे नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय, शाम के वक्त दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। कनखियों से देखा मतलब साइड से देखा। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा लिए और घर की तरफ भागे। पगहे बहुत मजबूत थे, पगहे वही रस्सी बांधने वाली। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झोरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरने पर खड़े हैं। दोनों के गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झोरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वो दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे।
दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है ये, उस जन्म के आदमी हैं। लास्ट वाले लड़के की बात का कोई जवाब नहीं था और किसी को साहस नहीं हुआ कि इसके ऊपर कुछ बोले। झोरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। झोरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? नमक हराम क्यों है? चारा पानी न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झोरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वो लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाएं और चाहे मरे। वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद की गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। मजूर, जो मजदूर घर में काम करता था। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकते रहे। झोरी ने मजूर से कहा, अबे थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला ना दादा, ना पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। मजूर ने कहा, बात सही थी। दूसरे दिन झोरी का साला फिर आया और बैलों को ले गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। गाड़ी में जोता मतलब बैलगाड़ी में आगे बांध दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज्यादा सहनशील था। संध्या समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। तो यहाँ पर हो गया कि 2 जोड़ी बैल हो गए, एक तो जो गया के पास पहले से थे और दूसरे ये वाले नए वाले जो झोरी के यहाँ से आए हैं बैल। अपने वाले बैलों को, पुराने बैलों को उसने अच्छा खाना दिया है, चूनी चोकर सब कुछ लगाया, लेकिन इन बैलों को वही सूखा भूसा दिया गया है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान पहले कभी ना हुआ था। झोरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। मतलब सम्मान एक बार साइड में रख दें तो फिर भी खाना तो मिलना चाहिए था अच्छा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाईं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने एक पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ में ना आते। आज हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो उसने आज जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथ में लाठियां थीं। मोती ने कहा, कहो तो दिखा दूं मैं भी कुछ मजे आज इसको। लाठी लेकर आ रहा है ये। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, हीरा ने मोती से कहा। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ गया और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुआ कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। गया मोती के तेवर देखकर समझ गया था कि भाई इस वक्त मारपीट का समय नहीं है, वरना बैल बैल है।
आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि दोनों लोग मार खा रहे थे। इधर बैल गया से और उधर लड़की अपनी सौतेली माँ से। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। ये इनका रूटीन हो गया था। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थे कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। क्या करना चाहते हो? हीरा ने पूछा। एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो तुम। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लेते हैं, फिर एक झटके में तोड़ देंगे। प्लान बन चुका था। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों अपनी अपनी रस्सियों को चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। अचानक से घर का दरवाजा खुला और वो लड़की बाहर निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। लड़की ने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में बात हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाथ डालने का मतलब ये है कि जो नाक का बीच वाला हिस्सा होता है और डिवाइड करता है जो नाक को 2 हिस्सों में, उसको छेद देते थे और उसमें रस्सी बांध देते थे। इससे क्या होता था कि पकड़ अच्छी हो जाती थी, जो जानवर है वो कंट्रोल में ज्यादा बेहतर आता था। तो उसी नाथ की बात हो रही है यहाँ पे। लड़की ने दोनों के गिराव खोल दिए, पर दोनों चुप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। अचानक से बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी आइए। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। वो दोनों भाग गए। गया ने पीछा किया, और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेकर गया बैलों के पीछे भागा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया था। एकदम सीधे भागते चले गए, यहाँ तक कि उनको रास्ते का भी ध्यान नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे वो ये नहीं था जहाँ पर ये भागे जा रहे थे। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करें? हीरा ने कहा, मालूम होता है रास्ता भूल गए हैं। तुम भी तो बेतहाशा भागे, उसे वहीं मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपना धर्म छोड़े, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? हीरा कमाल की बात करता है हर वक्त। दोनों भूख से परेशान हो रहे थे। पास के खेत में मटर खड़ी थी। दोनों खाने लगे। रह रहकर आहट लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया।
तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और फिर एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। तब हीरा को भी क्रोध आ गया। वो संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि भाई खेल खेल में झगड़ा हुआ जा रहा है, तो मोती धीरे से पीछे हट गया। दोनों ने अचानक देखा, अरे ये क्या, तो कोई सांड चला आ रहा है। हाँ, ये तो सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा, सांड सामने आ गया। दोनों मित्र बगलें झांक रहे थे, मतलब साइड साइड से देख रहे थे। सांड भी पूरा हाथी था, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान तो बचती नहीं थी। और सांड भी इन्हीं की तरफ आ रहा था। कितनी भयंकर सूरत थी। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा ये। वैसा हो गया मतवाला हाथी जो होता है वैसा। भाग चले? हीरा कहता है, भागना कायरता है, तो फिर यहीं मर जाएं? बंदा तो 9-2-11 होता है, मैं तो निकला, और जो दौड़ा लिया उसने। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। मोती ने कहा, उपाय यही है कि उस पर दोनों लोग एक साथ हमला करें। मैं आगे से दौड़ाता हूं, तुम पीछे से दौड़ाओ। दोहरी मार पड़ेगी तो अपने आप भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। देखो, जान जोखिम है, पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। वो तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, 1-on-1 बैटल। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने दौड़ाया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। ये दोनों उसको मौका ही नहीं दे रहे थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग घुसा दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरी तरफ से सींग चुभा दिए। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने उसका दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसको छोड़ा। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते हुए चले आ रहे थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि मार ही डालूं आज। हीरा ने तिरस्कार भरी भावना से कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि दोबारा ना उठे। मोती ने कहा, अब घर कैसे पहुंचेंगे ये सोचो। हीरा ने कहा, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा ने मना किया, पर मोती ने एक ना सुनी। अभी 2-4 मुंह ही खाना खाया होगा कि 2 आदमी लाठी लिए हुए आए और दोनों को दौड़ा लिया। दोनों मित्र घिर गए। हीरा तो खेत के साइड में ही था, वो तो भाग गया। मोती खेत में फंस गया। उसके पैर कीचड़ में धंसने लगे क्योंकि खेत में पानी भरा हुआ था। पैर धंस गए तो वो भाग ना सका। जब भाग ना सका तो वो पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि दोस्त संकट में है तो वो लौट आया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद पाए गए। कांजी हाउस बोले तो जहाँ पे जो मवेशी होती हैं, लावारिस जो जानवर होते हैं, उनको वहाँ पे बंद करके रखा जाता है ताकि वो समाज में अराजकता ना पहुंचाएं और फसलों को बर्बाद ना करें। तो दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ में ही ना आता था ये स्वामी कैसा है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था,
यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियां थीं, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर ना आया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, हमें यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। अरे बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, कच्ची थी मतलब मिट्टी की दीवार थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार पर गड़ा दिए और जोर से मारा। जब जोर से मारा तो मिट्टी का एक टुकड़ा निकल आया। फिर तो हीरा का साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़कर दीवार पर कई चोटें की और हर चोट में थोड़ी सी मिट्टी नीचे गिर जाती थी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आया। हीरा का उजड़पन देखकर उसे कई डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से बांधकर चला गया। बताइए, मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही रहूंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। हीरा ने कहा। जान से हाथ धोना पड़ेगा, मोती ने कहा। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार टूट जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब के सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो लाओ फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, मोती ने कहा। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारे। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और ज्यादा हिम्मत बढ़ी। फिर तो वो दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ाई कर रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार को ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दोनों शक्ति से दोबारा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवरों में एक नई उमंग पैदा हो गई। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, अब जो कहीं फिर से पकड़ लिए जाएं तो क्या दिक्कत है? अभी तो भागने का मौका है ना। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे बाहर। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तुड़ाने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, भगवान ने चाहा तो दोबारा कहीं भेंट होगी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी ही शरारत है, बहुत मार पड़ेगी, भाग जाओ। मोती ने गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई, कम से कम वो सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। सुबह होते ही मुंशी, चौकीदार और भी अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रेमचंद्र साहब ने लिखा है। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला।
हाँ, एक बार पानी दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुबले हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ बोले तो हड्डियाँ निकल आई थी। चेंचिस दिख रही थी दोनों की। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी बोले तो ढोल। और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। तो आज बाजार का दिन है। जानवरों की भी बाजार होती है। जैसे सब्जी बाजार में सब्जियां बिकती हैं, वैसे पशु बाजार में जानवर बिकते हैं। सहसा एक डढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, अंदर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जैसी बातें करने लगा। वो इसलिए उंगली से कूल्हों में कूद रहा था क्योंकि वो देखना चाहा कितना मांस है। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वो कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से बेकार भागे, अब तो जान न बचेगी। मोती ने कहा, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, पता नहीं उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब की नहीं बचाएंगे। ये आदमी छोरी चलाएगा, देख लेना, मोती ने कहा। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी के काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडे जमा देता था। रास्ते में गाय बैलों का एक झुंड हरे भरे खेत में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई एक बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। बधिक बोले तो वो लोग जो जानवरों को काटते हैं, कसाई। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि अरे ये तो जानी पहचानी राह है, रास्ता है। अरे हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना खेत आ गया। इसी कुएं पर तो हम दोनों चारा खाते थे और पानी पीते थे। मोती ने कहा, हमारा घर पास आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा, इससे मैं मार गिराऊंगा। नहीं नहीं, दौड़कर बस घर चलो, वहां से आगे हम नहीं जाएंगे। दोनों बैल मुक्त होकर बछड़ों की भांति उलेले भरते हुए घर की ओर दौड़े। वो हमारा घर है। दोनों दौड़कर अपने घर आए और खड़े हो गए। दड़िहल पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला आ रहा था। झोरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झोरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झोरी ने कहा, ओ मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे हैं। मैं मवेशी खाने से नीलाम करके लाया हूं। मैं तो समझता हूं तुम चुराए लिए जा रहे हो। चुपचाप चले जाओ। मेरे बैल हैं ये, मैं बेचूंगा तो ही बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का कोई हक नहीं है। मैं जाकर थाने में रिपोर्ट करूंगा। मेरे बैल हैं ये, मेरे बैल हैं और इसका ये सबूत है कि ये मेरे दरवाजे पर खड़े हैं।
दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाने लगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे भागा। जब दड़ियल गांव के बाहर निकल गया, तब जाकर मोती रुका और दड़ियल का रास्ता देखने लगा। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां बक रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती एक जीते हुए योद्धा की भांति उसका रास्ता रोके हुए खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कहीं तुम गुस्से में उसको मार ही न डालो। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे तो न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही दौड़ाऊंगा, देखता हूं कैसे ले जाता है, मोती ने कहा। और जो गोली मार दे, हीरा ने कहा। मर जाऊंगा पर उसके काम ना आऊंगा, मोती ने कहा। हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता, हीरा ने कहा, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झोरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाह सा मालूम होता था, उत्साह था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। दोस्तों, कहानी खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।